गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों वीडियो विलम्ब से बन रही है, उसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा। तो चलते हैं आगे। जो आज का विषय है, जो आज का टॉपिक है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लिखा है डरे चीन की कायराना हरकत। यहाँ पे जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो आज का एडिटोरियल होगा उसमें भारत को सफलता की तरफ दिखाया जाएगा और चाइना जैसे देश को बैक फुट पे, और जो तमाम तरह की जो उसकी स्ट्रैटेजी थी, जो उसकी विस्तारवादी नीति है, उससे वह किस प्रकार से पीछे हटा, या फिर वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से उसकी आलोचना हुई है। क्योंकि तमाम ऐसे देश थे जो कोविड-19 की वजह से पूरी तरह से पीड़ित थे। तो ऐसे में क्या होना चाहिए था, एक वैश्विक स्तर पर फेडरेशन का निर्माण करना चाहिए था, और जो देश ज़्यादा तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, उन देशों को तमाम तरह की ज़रूरतों को पहुंचाने का पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। पर देख सकते हैं आप, कोविड-19 से कई देश उभरे भी नहीं। ठीक है, वहाँ पर बचाव और सुरक्षा का कार्य चल रहा है, और ऐसे में जो चाइना जैसा देश है किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों को वो हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये जो दोयम दर्जे का जो उसका चरित्र है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। तो चलते हैं आगे। इसे लिखा है दोस्तों दिव्य कुमार सोती जी ने। चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा, गलवान घाटी में चीन की कायरतापूर्ण हरकत को समझने के लिए अतीत पर नज़र डालना आवश्यक है। तो सबसे पहले बता दें, यदि आप गलवान घाटी को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक बातें की जाएगी, जिसके माध्यम से आप उसके बारे में सही दृष्टिकोण रख पाएंगे। चीन इस तरह की हरकतें पहले भी करता आ रहा है, न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के विरुद्ध भी। यदि वैश्विक स्तर पर ये आप मुद्दा उठाते हैं कि ये मात्र भारत जैसा ही देश को संकट में डालने का कोशिश नहीं कर रहा है, इससे तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इसके जितने भी आस पड़ोस सारे देश हैं, सबको ये किसी न किसी रूप में एक्सप्लॉइट करने के लिए हमेशा सोचता रहता है, और बार बार ये कहता है कि हमारे ऐतिहासिक किताबों में जिक्र है कि पहले यहाँ पे ये शासन था, वो शासन था। यदि सारे देश ऐसे ही ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देने लगेंगे तो हम भारत जैसे देश के लोग भी तो दे सकते हैं अखंड भारत का निर्माण के चक्कर में। तो अखंड भारत में तो ऐसे कई सारे देश हैं जो हमारे अंदर आ जाएंगे यदि हम भी इसी तरह की कल्पनाएं जाहिर करने लगें। 2 मार्च 1969 को तत्कालीन सोवियत संघ, जब हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो मतलब रूस की बात हो रही है, और चीन की सीमा पर उसूरी नदी के झेनबाओ द्वीप पर सोवियत सैनिकों ने एक चीनी सैनिक टुकड़ी को नारे लगाते हुए अपनी ओर आते देखा। ठीक है, वे निहत्थे थे। सोवियत सैनिकों के पास आने पर निहत्थे चीनी सैनिक अचानक लेट गए। उनके पीछे हथियारबंद चीनी सैनिकों की एक दूसरी टुकड़ी थी, उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना जैसा देश कितना कायराना है, और जो भी गलवान घाटी में जिस तरह की हिंसा हुई है हमारे देश के जवानों के साथ, पहले बिलैटरल डायलॉग के माध्यम से वहाँ पे बुलाया जाता है बिना किसी हथियार के, उसके बाद उनके साथ झड़प की जाती है, जिसमें यहाँ के 20 वहाँ के 40 जवान तकरीबन, जो सरकारी आंकड़े हैं बताए जा रहे हैं, मार दिए गए। उसने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सोवियत सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के चलते दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ डटी थीं। इस हमले को खुद माओ से तुंग ने माओ से तुंग ने इसलिए मंजूरी दी थी ताकि सोवियत नेताओं को बताया जा सके कि वे कम्युनिस्ट दुनिया के अकेले सुल्तान नहीं हैं, और सांस्कृतिक क्रांति की उथल पुथल के बाद भी चीन ताकतवर है। तो देखिए, मतलब अपने को वैश्विक स्तर पर अपने को पहचान दिलाने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, जो इतिहास में जिक्र भी है। 15 जून को लद्दाख में गलवान नदी के तट पर भारतीय सैनिकों पर किए गए चीनी हमले को सोवियत सेना पर चीन की घात लगाकर किए गए हमले के प्रकाश में अच्छे से समझा जा सकता है। गलवान में भी जब कर्नल संतोष बाबू दोनों देशों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन कर रहे चीनी सैनिकों को समझाने पहुंचे, तो उन्होंने पाया था कि रोजाना तैनात रहने वाले चीनी सैनिक
बदल चुके थे और उनकी जगह नए सैनिक ले चुके थे। उन्होंने ही यकायक बर्बर हथियारों से हमारे सैनिकों पर हमला किया। चीन के कम्युनिस्ट तंत्र में यह संभव ही नहीं कि गलवान हमले की पटकथा बीजिंग में शीर्ष स्तर पर न लिखी गई। सोचिए, ये उसके बाद उस चीज़ को इतिहास में डाल देते हैं कि हमारे देश के जवानों ने क्या किया। तो पूरी दुनिया जानती है, पर दुख इस बात की है कि दोस्तों जितने भी वैश्विक स्तर पर संघ बनाए गए हैं, तमाम तरह के फेडरेशन बनाए गए हैं, उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्या पूरी दुनिया नहीं जानती है तिब्बत जैसे देश को किस प्रकार से इसने जबरन हथिया लिया और किस प्रकार से जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं ताइवान में वो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो क्या दुनिया नहीं जानती है? पर दुनिया हमेशा ताकतवर की साथ देती है, आप समझ गए होंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य जमावड़े के पीछे शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामरिक एवं भू राजनीतिक उद्देश्यों, भय और उनके रक्षा सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। चीन के भय की कहानी पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से शुरू होती है, जिसने यह साफ किया कि पाकिस्तानी परोक्ष युद्ध के जवाब में नियंत्रण रेखा के पार भी भारतीय सेना हस्तक्षेप संभव है। परोक्ष मतलब होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। बालाकोट के जरिए भारत ने खुद पर लगाई पाबंदी तोड़ दी थी। इसके बाद अनुच्छेद 370 की समाप्ति और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने से भी चीन को झटका लगा। चीन को झटका इसलिए लगा क्योंकि लद्दाख का जो सीमा है, खासकर पूर्वी सीमा की बात करें तो वो पूरी तरह से चाइना से जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसे वहाँ पे विवादित क्षेत्र जो पहले से ही चाइना और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र हैं और बहुत पहले से ही चाइना जैसा जो देश है वो तमाम माध्यमों से अतिक्रमण करने की फिराक में रहता है, उस भूमि को हड़पने की फिराक में रहता है। भारत गिलगित बाल्टिस्तान में बनाए जा रहे चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर को भारतीय जमीन पर अवैध निर्माण बताता रहा, पर चीन में इसे राजनीतिक बयानबाजी ही समझा गया, लेकिन इन ठोस कदमों को बीजिंग ने गंभीरता से लिया। अब एक चीज़ आप बताइए, यदि आपके पास पड़ोस में कोई ज़मीन है वो पहले से विवादित हो, जिस बंदे का एक्चुअल में वो ज़मीन हो वो किसी माफिया के द्वारा उसे कब्जा में कर लिया गया हो, ठीक है, और वो उस काम में किसी दूसरे गांव के लोगों को वहाँ बुला के अगर वापस में किसी प्रकार का निर्माण संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो ये कितना गंदा काम है। ये जानकर होते हुए भी कि जो ज़मीन है किसी दूसरे व्यक्ति की है, तो ये क्या हुआ, ये ज़बरदस्ती हुआ ना, ये इसे ही तो गुंडागर्दी कहते हैं। तो क्या ये वैश्विक मंचों पर इस बात को नहीं उठाया गया? कई बार उठाया गया है, पर चाइना जैसा देश पैसे के बल पर हर जगह पैसा चलता है, प्रभाव चलता है, प्रभुत्व चलता है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। किम जोंग उन है ना, उत्तर कोरिया का शासक है, उसे किसी भी फेडरेशन, किसी भी संघ, यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो बार बार संधि करता है, जब वो जैसे कमज़ोर होने लगेगा तमाम देशों से मदद मांगने लगेगा, समझौता करने लगेगा। जैसे ही वो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से मजबूत होता है, उसके बाद वही प्रयोगों को स्टार्ट कर देता है जिनको न करने की वजह से वो तमाम तरह के समझौते किया होता है। तो सोचिए, ये मानसिकता है लोगों की, क्या कर सकते हैं। हर साल होने वाली चीनी घुसपैठ, खासकर 2013 में देपसांग के मैदान में हुई चीनी सेना की लंबी घुसपैठ के मद्देनज़र केंद्रीय कैबिनेट ने एक आक्रामक माउंटेन स्ट्राइक कोर के गठन को मंजूरी दी थी। अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से ठीक पहले यह कोर उत्तर पूर्व में अपने पहले युद्धाभ्यास ऑपरेशन हिम विजय की घोषणा कर चुकी थी। यह कोर सेना के नए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संकल्पना को पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवहारिक धरातल पर उतारने जा रही थी। इसकी खबर लगते ही चीन द्वारा अनौपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई गई। भारत दौरे पर आए चीनी उप विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि अरुणाचल में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे इस युद्धाभ्यास पर उन्हें क्या कहना है, तो उनका जवाब था कि वह अरुणाचल शब्द ही नहीं सुनना चाहते। यदि हमारे देश का कोई, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी यदि अरुणाचल प्रदेश में चला गया मात्र विजिट करने या किसी सांस्कृतिक समारोह में वहाँ पर उपस्थित होने चला गया, यहाँ तक कि यदि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपने पार्टी के प्रचार के लिए चले गए, तो चाइना जैसा देश सुबह
वहाँ के न्यूज़पेपर में तमाम तरह की बातें हो जाएंगी, उनको क्या अधिकार है, कैसे आप चले गए। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक बार एक अच्छी सी इनकी तबीयत जो खुश कर दे, इस तरह की धुलाई ज़रूर होनी चाहिए। धुलाई का अर्थात कहने का मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर ले जाकर तमाम जो पीड़ित देश हैं उनको सामने लाइए, और जो कायराना हरकत कर रहा चाइना जैसा देश, उसे दुनिया के सामने एक्सपोज करिए, तब जाकर लोग समझेंगे इसका उद्देश्य क्या है। अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताकर उस पर अपना दावा करता है। अभी तो उसने तिब्बत को लिया है, अब कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का हिस्सा है। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश ले लेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो घुस जाएगा उड़ीसा तक, हो सकता है यूपी बिहार भी ले ले। ये मानसिकता है इन लोगों की। चीन ये महसूस कर रहा है कि भारत की सशक्त होती राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य शक्ति और सीमा पर मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उसके लिए सैन्य दबाव उत्पन्न होने वाला है। शायद उसने लद्दाख की रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में नए सैन्य मोर्चे इसलिए खोलने की, अगर भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान की ओर कदम बढ़ाए तो पूर्वी लद्दाख में दूसरा मोर्चा खोला जा सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहले ही जो पीओके है, पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी भूमि हथिया ली गई है, और चाइना के द्वारा जो ऑक्साइन चीन का भाग है, वो भी चाइना जैसे देश ने भारत के क्षेत्र को हड़प लिया है और इसमें भागीदार दिया, सहयोग किया पाकिस्तान जैसा देश। मतलब भारत की इतनी सारी भूमि हड़पने के बाद भी यदि आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं, तो मैं आपसे बता दूं, जीवन में एक बात याद रखिएगा, इससे कई सारी चीज़ें आप व्यक्तिगत सीख सकते हैं। यदि आपकी भूमि हो, भले ही खाली पड़ी रहे दशकों तक, उसमें किसी प्रकार का, यदि कोई बाहरी व्यक्ति हो, आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, वो कहे कि सर मैं इसमें अपना जानवर बांधना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, या फिर अपनी बल्टी रखना चाहता हूँ, कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे पानी तक गिराने मत दीजिएगा, क्योंकि इंसान की मानसिकता कब बदल जाए, कब वो आप पर हावी हो जाए, ये आप नहीं कह सकते। और जो लोग गांव से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें ये पता है, लोग आपके खेत में रहेंगे, कल को कहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कार्य संपन्न करना चाहते हैं, इजाज़त दे दीजिए। औरतें हैं गांव में, वो नहीं होता है, गोबर होता है, नहीं उसको पाथती हैं, बनाती हैं छोटा छोटा, फिर उससे भोजन बनता है। यदि वो आप पे स्टार्ट होगा, वो भूमि पे, तो कुछ दिन बाद दावा करने लगेंगे ये ज़मीन हमारी है। इसीलिए किसी को इतना ज़्यादा मौका ही मत दो कि कल को वो आपके सामने खड़ा हो जाए, हस्तक्षेप करें। 1962 युद्ध के अगले ही साल चीन ने काराकोरम दर्रे के पास सक्सकाम घाटी का इलाका पाकिस्तान से हस्तांतरित करा लिया था। वहाँ चीन ने काराकोरम हाईवे ज़रूर बनाया, पर उसकी रक्षा करने में चीनी सेना की स्थिति बहुत सशक्त नहीं है। जबकि काराकोरम दर्रे के दक्षिण में दौलत बेग ओल्डी और पूरे सब सेक्टर नॉर्थ में भारत की सैन्य स्थिति काफ़ी मजबूत है। सियाचिन पर नियंत्रण के चलते भी भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। चीन देप्सांग के मैदान में घुसपैठ करके भारत की सैन्य शक्ति को काराकोरम के दक्षिण में ही बांधने की कोशिश में है। संदेश यह भी है कि भारत द्वारा अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश में उस पर दो तरफ से हमला किया जाएगा। पर सर थोड़ा भूल गए, दो तरफ से हमला नहीं किया जाएगा, नेपाल की तरफ से भी हमला किया जाएगा, और ये बात शी जिनपिंग ने कहा है, जो चाइना के शासनाध्यक्ष। सोचिए, वो अपनी भूमि से तो युद्ध करेगा ही, जो उसके पड़ोसी देश हैं उनकी भी ज़मीन को किस प्रकार से युद्ध स्थल में तब्दील कर देगा। पर ये मूर्ख पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो हवाई हमले किए जाएंगे, जो सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वो नेपाल और पाकिस्तान की भूमि से होगा, क्योंकि उसे पता है इनकी भूमि से किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा तबाह कौन होगा, नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा। इनको तो सब युद्ध स्थल में बना देंगे, एकदम अखाड़ा का मैदान बना देंगे। चाइना का तो नुकसान उतना नहीं होगा, पर ये जो दो देश हैं पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी अगर युद्ध की स्थिति बने तो अपने सरजमी को कभी भी किसी के लिए मुहैया ना कराएं। दिल्ली में एक हिंसा हुआ था, वहाँ के जो पार्षद थे, तारिक करके साथ उनका नाम था, नाम पता होगा तो आप बताइएगा। उनका एक वहाँ पे कारखाना है। बाद में जब दिल्ली में हिंसा हुई व्यापक स्तर पर, बाद में पता चला कि उनकी जो बिल्डिंग थी, कारोबार था, उस पर तमाम तरह के हथियार, गोला बारूद वहाँ पे रखे गए थे। तो भाई भले आपकी संलिप्तता ना हो, पर आपकी ज़मीन को वहाँ पे इस्तेमाल किया गया आपके
घर को इस्तेमाल किया गया, अब आप भी उसके दायरे में हैं और आपकी ज़िंदगी होगी खराब। चीनी सैन्य जमावड़े के बीच गिलगित बाल्टिस्तान में पाक फौज द्वारा तैनाती बढ़ाए जाने की खबर भी है। कुल मिलाकर चीन ये जताने में जुटा है कि कोरोना के चलते विश्व बिरादरी के उसके विरुद्ध लामबंद होने से भी उसकी शक्ति में कमी नहीं आने वाली और वह सबसे निपट सकता है। यह दिखाने के लिए ही वह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि के विरुद्ध आक्रामक है। यह व्यवहार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उस रक्षा सिद्धांत के अनुरूप है जिसके अनुसार प्रतिद्वंदी देशों के विरुद्ध कार्रवाई तब करनी चाहिए जब वे आपको कमज़ोर समझ रहे हों। वैश्विक संकटों का लाभ उठाना भी चीन की आदत है। चीन में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के 2 साल के भीतर ही चीनी सेना 1950 के कोरिया युद्ध में उस अमेरिका से भिड़ गई थी जिसने 5 साल पहले ही जापान पर परमाणु बम गिराए थे। उस समय कमज़ोर चीन द्वारा गृह युद्ध के चलते भूखमरी से जूझ रहा था। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तब विश्व का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट की ओर था। 1969 में सोवियत संघ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई भी यही दिखाने के लिए थी कि वह कमज़ोर नहीं पड़ा। अगर भारत यह साबित कर देता है कि चीनी आक्रामक को रोका जा सकता है तो एशिया में चीन की दादागिरी से पीड़ित देश भारत की छत्र छाया में आ जाएंगे। आपको दोस्तों पता है, जब डोकलाम जैसे मुद्दे पर कूटनीतिक और सैन्य शक्ति रूप से भारत जैसे देश को विजय हासिल हुई, चाइना जैसे देश को पीछे हटना पड़ा, तो वैश्विक स्तर पर हमारी खूब साख बनी थी। तो आज ज़रूरत है हमारे देश के जितने लोग हैं, आप किसी भी पार्टी, किसी भी संघ, किसी भी क्षेत्र, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज से आते हो, पर आपकी पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो देश के साथ खड़े रहें। क्योंकि कुछ हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश के जवानों से ऊट पटांग के प्रश्न पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की सोच रहे हैं। इस मानसिकता के लोग हैं। अगर भारत से टकराव में चीनी सेना को कोई झटका लगता है तो चिनबिंग की नीतियां सवालों के घेरे में होंगी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी उथल पुथल होगी। साफ है कि भारत के पास विश्व इतिहास की धारा मोड़ने का सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।